मैं ठंड और जकड़न से भरा हुआ उस रात के सफल प्रयास के बाद रुद्रप्रयाग की ओर नीचे उतर रहा था। मेरे मन में बहुत निराशा और कड़वाहट थी, क्योंकि किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, किस्मत ने उस रात गढ़वाल और मुझे ऐसा धोखा दिया जो हमने नहीं चाहा था और ना ही जिसके हम हकदार थे। हालांकि मैं खुद को इसके लायक नहीं समझता, लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लोग मुझे नरभक्षियों के मामले में असाधारण शक्तियों वाला व्यक्ति मानते थे। जब लोगों को यह पता चला कि मैं गढ़वाल को इस नरभक्षी से छुटकारा दिलाने आ रहा हूँ, तो रास्ते में मिलने वाले लोग, खेतों में काम करते हुए लोग, गांव में रहने वाले लोग, सब मुझे आशा भरी निगाहों से देखते थे। जैसे जैसे मैं रुद्रप्रयाग के करीब पहुंचता गया, लोगों की उम्मीदें और बढ़ती गई। अगर कोई उस समय मेरे रुद्रप्रयाग में प्रवेश का दृश्य देखता, तो उसे यह यकीन करना मुश्किल हो जाता कि जिस व्यक्ति का लोगों ने इस तरह स्वागत किया, वह कोई युद्ध से लौटा वीर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अपनी सीमाओं को भली भांति जानता था और जिसे इस बात का डर था कि शायद वह काम जो उसने अपने ऊपर लिया है उसे पूरा ना कर सके। 500 वर्ग मील का क्षेत्र, जिसमें अधिकतर भाग घने जंगलों से ढका था और जो पूरा पहाड़ी था, इतने विशाल इलाके में एक विशेष तेंदुए को ढूंढ कर मारना, वह भी तब जब वहाँ और कोई भी तेंदुआ ना हो, बहुत मुश्किल काम था। और जितना मैं उस सुंदर लेकिन कठिन इलाके को देखता, उतना ही मुझे लगता कि यह कार्य मेरे लिए बहुत कठिन है। लेकिन लोग मेरी आशंका नहीं समझते थे। उनके लिए मैं वही व्यक्ति था जिसने पहले भी नरभक्षियों को मारा था और अब उन्हें इस तेंदुए से छुटकारा दिलाने आया था। और फिर जैसे किस्मत ने एक बार साथ दिया, मेरे पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उस तेंदुए ने मेरी एक बकरी को मारा और इसी रात वह मेरा पीछा करते हुए भी मेरी तरफ आया। इसके बाद एक महिला की दुखद मृत्यु हुई, जो मेरे लिए एक मौका बन सकती थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं उसमें चूक गया और इस चूक के कारण एक और जीवन चला गया, या शायद दो, अगर उस किचन में बच्चे को भी ना जाए। लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे और मैं, जो खुद को अच्छी तरह जानता था, उस उम्मीद के बोझ को महसूस कर पा रहा था और डर रहा था कि कहीं मैं उनकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाऊँ। मैंने बहुत कोशिश की और मुझे लगता है मैं असफल रहा। जब मैं अपने गाइड के पीछे पीछे पहाड़ी चढ़ रहा था, तब मैं तेंदुए को मारने की अपनी संभावनाओं का अनुमान लगा रहा था और मैंने इन्हें दो में से एक माना, यह जानते हुए भी कि वह तेंदुआ हाल के वर्षों में कभी भी अपने शिकार पर वापस न आने की ख्याति पा चुका था। वह रात अंधेरी थी और मेरे पास रात में शूटिंग के लिए कोई विशेष साधन नहीं था। जिस दिन मैं माइकल कीन से मिलने गया और उन्हें बताया कि मैं गढ़वाल जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास हर ज़रूरी सामान है। मैंने उन्हें बताया कि बस एक रात में शूटिंग के लिए लाइट की कमी है, जो मैं कलकत्ता से मंगवा लूँगा। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम इतनी मदद तो करनी ही चाहिए और वादा किया कि सबसे अच्छी उपलब्ध लाइट रुद्रप्रयाग में मेरे लिए रखवा दी जाएगी। लेकिन वह लाइट नहीं आई और भले ही मुझे बहुत निराशा हुई, मेरा यह विश्वास कि मैं अंधेरे में भी ठीक ठीक देख सकता हूँ, मुझे थोड़ा सुकून दे गया। इसी कारण मैं अपनी सफलता की संभावना दो में से एक आंक रहा था। लेकिन क्योंकि उस रात के ऑपरेशन की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता था, मैंने एक अतिरिक्त राइफ़ल और एक शॉटगन साथ रख ली थी। जब मैंने उस भूसे के ढेर पर छुपे हुए स्थान के सामने के दृश्य को देखा, शॉर्ट रेंज जिस पर मुझे गोली मारने का मौका मिलता, और वो चालाक जाल जिसमें यदि तेंदुआ घायल हो जाता या मैं चूक जाता तो भी वह फंस ही जाता, तो मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया और मैंने अपनी सफलता की संभावना 10 में से 1 मानी। और फिर आ गया तूफान। दृश्यता लगभग शून्य हो गई और मेरे पास वह इलेक्ट्रिक लाइट भी नहीं थी जिसकी मैंने उम्मीद की थी। इसलिए मैं असफल हो गया और मेरी यह असफलता कुछ ही घंटों में पूरे प्रभावित क्षेत्र में फैल जाने वाली थी। व्यायाम, गर्म पानी और खाना दुखी विचारों पर
बड़ा अच्छा असर डालते हैं। जैसे ही मैं खड़ी ढलान से नीचे उतर कर पहुँचा, नहाया और नाश्ता किया, मेरे मन की कड़वाहट कुछ कम हुई और मैं उस रात की असफलता को अधिक तटस्थ रूप में देखने लगा। ज़मीन में दागी गई गोली पर पछताना उतना ही बेकार था जितना कि रेत पर गिरा दूध उठाने की कोशिश करना। और यदि तेंदुआ अब भी अलकनंदा पार नहीं गया था, तो अब मेरी संभावनाएं और बेहतर थीं, क्योंकि अब मेरे पास वही इलेक्ट्रिक नाइट शूटर लाइट थी जिसे लाने के लिए उस व्यक्ति ने तूफान और तेंदुए दोनों का सामना किया था। अब सबसे पहले यह पता लगाना ज़रूरी था कि तेंदुआ अलकनंदा नदी को पार कर चुका है या फिर नहीं। और क्योंकि मैं पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त था कि वह केवल झूला पुलों यानी सस्पेंशन ब्रिज के ज़रिए ही नदी पार कर सकता है, इसलिए मैंने नाश्ते के बाद यह जानकारी जुटाने के लिए निकलने का फ़ैसला किया। मैंने यह मान लिया कि तेंदुआ छठवां पीपल पुल से नहीं गया होगा, क्योंकि चाहे मेरी भारी राइफ़ल की गोली उसके सर के बहुत पास से चली हो, फिर भी वह रात के कुछ ही घंटों में वह 14 मील की दूरी तय नहीं कर सकता था जो उस जंगल से उस पुल तक थी। इसलिए मैंने अपनी खोज रुद्रप्रयाग पुल तक ही सीमित रखी। उस पुल तक 3 रास्ते थे, एक उत्तर से, एक दक्षिण से और तीसरा रुद्रप्रयाग बाज़ार से आने वाला एक पगडंडी वाला रास्ता। इन तीनों रास्तों की मैंने बहुत सावधानी से जांच की, फिर पुल पार करके केदारनाथ जाने वाली तीर्थयात्री वाली सड़क पर आधा मील तक गया और फिर उस पगडंडी की ओर बढ़ा जहाँ 3 रात पहले मेरी बकरी मारी गई थी। जब मुझे पूरी तरह से भरोसा हो गया कि तेंदुआ नदी पार नहीं गया था, तब मैंने अपने उस प्लान को लागू करने का निश्चय किया जिसमें दोनों पुलों को रात में बंद किया जाना था, ताकि तेंदुआ नदी के इसी यानी मेरे किनारे तक सीमित रहे। यह योजना बहुत ही साधारण थी और अगर पुल के दोनों चौकीदार, जो पुल के पास ही नदी के बाएं किनारे पर रहते थे, सहयोग करते तो यह योजना निश्चित रूप से सफल होती। करीब 30 मील की लंबाई तक नदी के दोनों किनारों के बीच एकमात्र संपर्क माध्यम को बंद कर देना सुनने में शायद अत्यधिक सख्त निर्णय लगे, लेकिन वास्तव में यह ऐसा नहीं था, क्योंकि सूरज ढलने के बाद से लेकर सूरज निकलने तक कोई भी इंसान इन पुलों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता था। यह उस तेंदुए के कारण लगाया गया एक अनकहा कर्फ्यू था। पुलों को बंद करने के लिए उनके 4 फुट चौड़े मेहराबों में, जहाँ से स्टील केबल गुजरे हुए थे और जिन पर लकड़ी की पट्टियों का पुल टिका हुआ था, झाड़ियों की कांटेदार गुच्छे फंसाकर अटका दिए गए थे। जब तक पुलों को झाड़ियों से बंद रखा गया या मेरी निगरानी में रखा गया, तब तक किसी भी इंसान ने उन पर से गुजरने की मांग नहीं की। मैंने कुल मिलाकर लगभग 20 रातें रुद्रप्रयाग पुल के बाएं किनारे वाले टावर पर बिताई और ये रातें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। यह टावर एक उभरे हुए चट्टान पर बना था और इसकी ऊंचाई 20 फुट थी। इसके ऊपर बना प्लेटफॉर्म, जिसे हवा ने समय के साथ चिकना कर दिया था, लगभग 4 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा था। इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के 2 रास्ते थे। एक तो स्टील के केबल के सहारे ऊपर चढ़कर, जो टावर के ऊपरी हिस्से में बने छेदों से होकर जाते थे और लगभग 50 फुट दूर पहाड़ी में गड़े थे। दूसरा रास्ता एक बेहद कमज़ोर और जर्जर बांस की सीढ़ी के ज़रिए था। मैंने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि केबल पर कोई काली और बदबूदार परत जमी हुई थी जो हाथों में चिपक जाती थी और कपड़ों को स्थायी रूप से दागदार कर देती थी। वह सीढ़ी 2 असमान लंबाई वाले बांसों की बनी हुई थी, जिन्हें पतले डंडों से जोड़कर रखा गया था, और वो भी केवल ढीले ढाले धागों से। यह सीढ़ी प्लेटफॉर्म से 4 फुट नीचे तक ही पहुंचती थी। जब मैं सीढ़ी की सबसे ऊपरी डंडी पर खड़ा होता था, तो ऊपर चढ़ने के लिए मेरा एकमात्र सहारा मेरे हाथों की हथेलियों और चिकनी दीवार के बीच की घर्षण होती थी। हर बार यह करतब करना बहुत मुश्किल होता था और जितनी बार किया जाए उतना ही कम मन करता था कि फिर से किया जाए। हिमालय के इस हिस्से की सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं।
और जिन घाटियों से होकर वे बहती हैं उनमें एक ख़ास हवा चलती है जो सूरज के उगने और डूबने के साथ दिशा बदलती है। दिन के समय यह हवा, जिसे स्थानीय लोग डाढ़ू कहते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और रात के समय यह हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। जिस समय मैं टावर के ऊपर बने प्लेटफॉर्म पर अपनी स्थिति लेता था उस समय हवा में आमतौर पर थोड़ी शांति होती थी, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद वह धीरे धीरे चलने वाली बयार के रूप में बहने लगती थी, जो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता अपनी गति बढ़ाकर आधी रात तक तेज़ तूफान बन जाती थी। चूँकि उस प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार का हाथ पकड़ने का सहारा नहीं था और यहाँ तक कि जब मैं अपने पेट के बल लेटकर खुद को हवा के दबाव से बचाने की कोशिश करता था, तब भी यह जोखिम बना रहता था कि तेज़ हवा मुझे उड़ाकर 7 फुट नीचे की चट्टानों पर पटक देगी, जहाँ से मैं उछलकर बर्फ़ जैसी ठंडी अलकनंदा नदी में जा गिरता। हालांकि उस ऊंचाई से पत्थरों पर गिरने के बाद पानी के तापमान का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर भी यह अजीब था कि जब भी मुझे गिरने का डर लगता तो मैं हमेशा पानी के बारे में सोचता, कभी चट्टानों के बारे में नहीं। हवा की असुविधा के साथ साथ मैं छोटी छोटी चींटियों की पीड़ा से भी परेशान था, जो मेरे कपड़ों में घुसकर मेरी त्वचा की चादरें कुतर देती थी। उन 20 रातों के दौरान जब मैंने पुल की निगरानी की, कांटेदार झाड़ियाँ अपनी जगह पर नहीं रखी गई थी और उस पूरे लंबे समय में पुल को केवल एक जीवित प्राणी ने पार किया था, जो था एक सियार।